नमस्कार साथियों, 5 साल की इस सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम देख रहे हैं आरएएस फोर्थ पेपर मेंस के लिए और उसमें भी हिंदी विषय पर व्याकरण के जो विभिन्न प्रकरण है, विभिन्न बिंदु है, जैसे संधि हो गया है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, तो इन पर पिछले 5 सालों में क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे थे। और आज का हमारा विषय है वाक्य शुद्धि, यानी कि पिछले 5 सालों में वाक्य शुद्धि से संबंधित क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, उन सभी का विश्लेषण हम आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हमारा पहला जो अशुद्ध वाक्य है 2013 में पूछा गया कि रविवार के दिन सभी कार्यालयों में अवकाश रहता है, तो यह किस प्रकार की त्रुटि है। देखिए, एक वाक्य में कई प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। वाक्य में त्रुटि को पकड़ना है तो उससे पहले आपको ये जानना होगा कि भाई वाक्य कहते किसे हैं। किसी भी एक पूर्ण विचार को व्यक्त करने वाला सार्थक शब्दों का समूह है, और सार्थक ही नहीं अपितु सार्थक और सुव्यवस्थित शब्दों या पदों का समूह वाक्य कहलाता है। देखिए, वाक्य की कितनी विशेषताएं यहां पर आ गई है कि वाक्य एक पूर्ण विचार की अभिव्यक्ति करता है। दूसरी बात, वाक्य में जो शब्द होते हैं या जो पदों का समूह होता है वह सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए, यानी उसका कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक शब्द दूं कि भाई कलम एक शब्द है, तो कलम ठीक है, अगर आप इसी को बनाकर लिखे भी कमल बना दिया, कलम की तरह आपने कमल बना दिया, लेकिन लकम क्या ये एक कोई शब्द है? तो इसका कोई अर्थ नहीं है। वाक्य में जो शब्द होने चाहिए वो सार्थक होने चाहिए, उनका कोई अर्थ होना चाहिए, ताकि वो मिलकर ही तो एक पूर्ण विचार की अभिव्यक्ति करा पाएंगे। इसी तरह से जो वाक्य के शब्द है वो सुव्यवस्थित होने चाहिए, यानी उनमें क्रमबद्धता होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो ये एक सही वाक्य है, लेकिन मैं अगर इसको ऐसे कहूं कि भाई जाता हूं स्कूल में, तो क्या ये एक सही वाक्य है? तो कतई ये सही वाक्य नहीं है, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य है मैं स्कूल जाता हूं। तो कर्ता, कर्म, क्रिया आदि ये सभी अपनी अपने स्थान पर होने चाहिए, अपनी अपनी जगह पर होने चाहिए, यानी इनका एक क्रम होना चाहिए, तभी आपका वाक्य जो है वो वाक्य सही बन पाएगा, तभी वाक्य फिट बैठ पाएगा। और जो वाक्य है, देखिए वाक्य किन चीजों से मिलकर बना होता है। कई सारे व्याकरणिक तत्व है जिनसे मिलकर एक वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य की रचना की जाती है। आप पूछेंगे कि ऐसे कौन से वो तत्व है, कौन से व्याकरणिक तत्व है, तो गिनिए। देखिए, संधि आपने पढ़ा है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, कारक, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, लिंग, काल, वचन, पुरुष, विराम चिन्ह आदि। मैं कह सकती हूँ कि ये आदि इतने सारे ये जो तत्व है, ये सभी एक वाक्य की संरचना मिलकर करते हैं। तो इन सभी में अगर त्रुटि आती है तो वो कहीं ना कहीं आपके वाक्य में भी झलकेगी, और इसीलिए आपका वाक्य भी अशुद्ध हो जाएगा। तो ये सारी अशुद्धियां वाक्यों में आपको पकड़नी होगी, तभी आप वाक्य की शुद्धि कर पाएंगे। तो आइए ढूंढते हैं ये जो पिछले 5 सालों में किस प्रकार की त्रुटियां वाक्यों में दी गई है और आपको सुधारने के लिए कही गई है। यहाँ पर एक अशुद्ध वाक्य दिया गया है जिसको आपको शुद्ध करते हुए पुनः लिखना है। तो हमारा पहला सवाल मैं पुनः पढ़ती हूं। हमारा पहला सवाल है, रविवार के दिन सभी कार्यालयों में अवकाश रहता है। देखिए, अगर आपने दिन के पर्यायवाची देखे हो तो दिन का पर्यायवाची क्या होता है? दिन का पर्यायवाची वार भी होता है, तो दिन को हम वार भी कहते हैं। और यहां पर देखिए पुनरावृत्ति दोष आ रहा है, रविवार के दिन। भाई रविवार तो अपने आप में एक दिन है, तो रविवार के दिन ऐसा कहने की कहां आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको इस शब्द को हटा देना है और फिर अपने वाक्य को पुनः संयोजित करते हुए लिखना है कि रविवार को सभी कार्यालयों में अवकाश रहता है। के दिन हटा दीजिए, तो रविवार को आपको यहां पर जोड़ना पड़ेगा। रविवार को सभी कार्यालयों में
अवकाश रहता है। तो इस तरह से देखेंगे ये छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन अगर आप परीक्षा की दृष्टि से देखें तो कितनी मोटी मिस्टेक है। एक छोटी सी गलती आपका नंबर आप गंवा यहाँ पर बैठेंगे, इसलिए आपको बड़ी सावधानी से और बहुत सजगता से यहाँ पर काम लेना है। आगे देखिए, अगला है उन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता है। अब आप इस वाक्य को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 5 बार, कितनी भी बार पढ़ ले, आपके समझ में नहीं आएगा कि गलती कहाँ है। इसलिए आपको इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरह की त्रुटियां, और ये समझने के लिए देखिए आपको अभ्यास करना होगा। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप इस प्रकार की त्रुटियों को पकड़ नहीं पाएंगे। आपको भले ही ऐसा लगता होगा कि नहीं वाक्य शुद्धि क्या है, 2 दिन पढ़ेंगे नहीं, इतने में सारी वाक्य शुद्धि हम कर लेंगे। ये वाक्य शुद्धि कोई पढ़ने वाली चीज नहीं, आसान है, बच्चों का खेल है, लेकिन बच्चों का खेल वास्तव में नहीं है। अब आप सोचिए यहाँ पर जो सही वाक्य है वो क्या होगा, क्या त्रुटि है। देखिए, उन दोनों के बीच में नहीं होगा, आपको यहाँ पर ये हटाना है, उन दोनों के बीच में नहीं, उन दोनों में अच्छी मित्रता है, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, अथवा यूं भी कह सकते हैं कि उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता है। तो आप लिखे उन दोनों में अच्छी मित्रता है। मित्रता अच्छी भी हो सकती है और घनिष्ठ भी हो सकती है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर अनुचित है। उन दोनों के बीच, बीच वाली बात कहीं है ही नहीं, वो तो अपने आप ही यहाँ पर झलक रहा है। मित्रता है तो वो तो बीच में ही है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर अनुपयुक्त ये शब्द है, इनका प्रयोग नहीं करना है। उन दोनों में अच्छी मित्रता कहें या घनिष्ठ मित्रता कहें तो ये इस प्रकार से आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है, हिंदी विभाग के सभापति इस अधिवेशन के अध्यक्ष है। अब आप चाहे तो आगे से पढ़े कि पीछे से पढ़े और कितनी भी बार पढ़े, आप इस गलती को, इस अशुद्धि को नहीं पहचान पाएंगे क्या है। तो यही नहीं बल्कि इस तरह की और भी कई अशुद्धियां, या वाक्य शुद्धि ही नहीं अपितु जो हिंदी का 4th पेपर है उसका अध्ययन करने के लिए आप प्रखर ऐप पर भी जा सकते हैं। तो फिलहाल इस अशुद्ध वाक्य की हम बात करते हैं, हिंदी विभाग के सभापति इस अधिवेशन के अध्यक्ष है। देखिए, विभाग का तो होता है अध्यक्ष, विभाग का होगा अध्यक्ष। अब देखिए, जैसे ही मैं आपको समझाऊंगी आप तुरंत इस अशुद्धि को पकड़ सकते हैं। विभाग का अध्यक्ष होता है और अधिवेशन का क्या होगा, सभापति। तो हमारा वाक्य हम पुनः लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे कि भाई हिंदी विभाग के अध्यक्ष इस अधिवेशन के सभापति है। तो आपको शायद समस्या समझ में आ गई होगी कि भाई यहाँ पर आखिर में दिक्कत कहाँ है। विभाग का अध्यक्ष है और अधिवेशन का सभापति, तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष इस अधिवेशन के सभापति है। तो देखिए मुश्किल कितनी आसान हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वाक्य है वो ये है कि उसने भिड़ना, उसने, ये उससे होगा शायद, उसने भिड़ना तलवार की नोक पर चलना है। ये उससे है, उसने नहीं है। उससे भिड़ना तलवार की नोक पर चलना है। अब सोचिए यहां पे किस प्रकार की त्रुटि है। देखिए, तलवार की नोक पर नहीं चला जाता है, तलवार की जो नोक है नोक पर नहीं चला जाता, तलवार की धार पर चला जाता है। और धार पर भी नहीं चला जाता, वास्तव में ये एक बात है जिसका भावार्थ क्या है, तलवार की धार पर चलना एक मुहावरे की तरह यहाँ पर प्रयुक्त है, जिसका अर्थ क्या है, बहुत ही कष्टकारी ये कार्य है, यानी उससे भिड़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरह से अपने वाक्य को शुद्ध लिख देना है, उससे भिड़ना, उसने नहीं, उससे भिड़ना तलवार की धार पर चलना है, यानी बड़ा ही मुश्किल कार्य है, बहुत टेढ़ी खीर है, तलवार की नोक पर चलने जैसा कठिन कार्य है। तो नोक पर नहीं, धार पर चलने जैसा, आपको नोक नहीं, यहां पर क्या करना है, धार कर देना है। तो समझ में आई हो तो आगे बढ़े। अगला जो हमारा वाक्य है, शुद्ध वाक्य, वो ये है, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। आप किसी के पास गए लेकिन वहां जची नहीं, आपको किसी ने सलाह दी कि भाई इससे नहीं किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। तो हम इसी तरह से अमूमन इसी तरह से शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अनुचित प्रयोग करते हैं। और किस वजह से करते हैं, हमको कि एक तो ज्ञान नहीं है व्याकरण के नियमों का, और दूसरा अगर ज्ञान है भी तो हम उसकी अवहेलना कर जाते हैं।
तो सही हमारा वाक्य किस प्रकार से बन जाएगा, वो ऐसे बनेगा कि या तो हम कहें किसी और से परामर्श लीजिए, अथवा हम कहें दूसरे से परामर्श लीजिए, तो इनमें से किसी एक का चयन करना है। किसी और से परामर्श लीजिए या किसी दूसरे से परामर्श लीजिए, तो किसी एक का चयन करते हुए वाक्य को पुनः लिखा जा सकता है। अगला है, ये इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है। ये इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है। देखिए यहां पर क्या त्रुटि है, यहां पर त्रुटि इस शब्द में है, लब्ध प्रतिष्ठित। या तो हम कहें लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ आप कहें, अथवा आप कहें प्रतिष्ठित व्यक्ति है। या तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति है। लब्ध प्रतिष्ठ का मतलब भी वही होता है जो प्रतिष्ठित का है, तो इसलिए आपको एक साथ इन दोनों का प्रयोग नहीं करना है। लब्ध प्रतिष्ठ करे अथवा करे प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो हमने इस तरह से वाक्य को लिख दिया है कि ये इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति है। आगे बढ़े, अगला है, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। भाई मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं या मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, दो प्रकार की गलतियां हैं। देखिए मेरे नहीं होगा, सही जो यहां पर सर्वनाम का प्रयोग यहां पर करना है, जो सही सर्वनाम क्या है वो है मुझ, मुझ पर करें, ठीक है। और ऊपर नहीं करना है, मुझ ऊपर नहीं करना है, मुझ पर करें। तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो जरूर आपका वाक्य शुद्ध बन जाएगा। अगला देखिए, वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। सोचिए क्या अशुद्धि है यहां पर। वे अपने आत्मसम्मान की, आत्मसम्मान नहीं, वे अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहते हैं। वे अपने स्वाभिमान की रक्षा, आत्मसम्मान नहीं होगा, यहां जो उपयुक्त शब्द होगा वह है स्वाभिमान की रक्षा करना चाहते हैं। अगला है, ये देखिए, यही जो मैं यहां पर, आप ये ना सोचे कि यहां पर कोई लिखने की त्रुटि हो गई है। हूबहू यही सवाल जो पहले 2013 में पूछे गए थे वही यहां पर आ गए हैं। उन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता है तो ये आप कर चुके हैं, और उससे भिड़ना, तलवार की नोक पर चलना है तो तलवार की धार पर चलना, ये दोनों हम देख चुके हैं और ये बराबर ऐसे ही रिपीट हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अनेक प्रकार की विद्या सीखो। तो अनेक प्रकार की विद्या सीखो, यहां पर जो त्रुटि है वो वचन संबंधी त्रुटि है। जब हमने यहां कह दिया अनेक प्रकार की, अनेक यानी कई सारी, अनेक है, बहुवचन है, तो फिर विद्या सीखो तो विद्याएं क्यों नहीं कहेंगे आप। तो यहां भी विद्या नहीं बल्कि इसका बहुवचन यहां पर रूप होगा, अनेक प्रकार की विद्याएं सीखो। तो क्लियर है। आगे देखिए, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में है। तो यहां कौन सी त्रुटि है, यहां पर संज्ञा संबंधी एक अशुद्धि है, वो ये है, देखिए क्या है। अगर पकड़ में नहीं आ रही हो तो मैं बताऊं आगे कि विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में है। देखिए अगर आपने पर्वत के पर्यायवाची देखे हो तो उसका एक पर्यायवाची अचल भी है, और विंध्याचल क्या है, एक पर्वत ही तो है। तो विंध्याचल के लिए पुनः पर्वत शब्द का प्रयोग अनुचित है, इसलिए आप सीधे यूं लिखे कि विंध्याचल भारत के मध्य में है, यानी विंध्याचल पर्वत की ही बात हो रही है, इसलिए आपको दोबारा इस शब्द को नहीं लिखना है, तो आपका वाक्य शुद्ध होगा। अगला है, उस करुणा दृश्य को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो उस करुणा दृश्य नहीं होगा, दृश्य कैसा है, करुण दृश्य, यहां पर त्रुटि है। उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो आंसू भर आया भी नहीं होगा, आंसू भर आए होगा, हालांकि ये भर आए ही लिखा हुआ है यहां पर। तो आंसू का ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई आंसू हुआ, दर्शन हुए, हस्ताक्षर हुए,
प्राण हुए या फिर क्रियाकलाप हुई, तो इस तरह के ये जो शब्द है वे अपने आप में बहुवचन है और उसके अनुरूप ही वहां पर क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। तो उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। आगे देखिए अगला है, यह स्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है। संगमरमर क्या होता है? संगमरमर पत्थर ही तो होता है, तो दोबारा लिखने की कहां आवश्यकता है? जब आपने लिख दिया एक बार कि संगमरमर है, तो आगे आप पुनः ये पत्थर शब्द लिखे तो वह उचित नहीं है। देखिए यह स्मारक संगमरमर से निर्मित है, तो वो भाव यहाँ पर अपने आप ही है, संगमरमर पत्थर ही है, इसलिए पत्थर वाली बात यहाँ पर आ चुकी है, आपको रिपीट नहीं करनी है। आगे देखिए अगला है, वह प्रायः बार बार मुझसे मिलने आता है। जो मतलब प्रायः का है वही बार बार का है, तो आप इनमें से किसी एक का चयन करें, या तो लिखे वह प्रायः मुझसे मिलने आता है, अथवा आप ये कहें कि वह बार बार मुझसे मिलने आता है। तो ये जो पुनरावृत्ति दोष है, ये जो अशुद्धि है, नहीं करनी है। वह प्रायः मुझसे मिलने आता है, अथवा यूं कहे कि वह बार बार मुझसे मिलने आता है। अगला है देखिए, बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ। फिर से पढ़िए, बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ। किसे ठंडा करना है? बच्चे को ठंडा करना है कि दूध को ठंडा करना है? सोचिए। तो बड़ी ही हास्यास्पद ये त्रुटि है। ये त्रुटि किस वजह से है? ये है क्रम की वजह से। यहाँ शब्दों का क्रम बिगड़ा हुआ है। और वाक्य की परिभाषा, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि भाई वाक्य क्या है? शब्दों का सुव्यवस्थित समूह वाक्य है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं दिख रही है। बच्चे को ठंडा करके दूध नहीं पिलाना है, बल्कि दूध को ठंडा करके पिलाना है। तो हम ये वापस लिखेंगे, बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ। बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपका वाक्य सही बन जाएगा। अगला है, वसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता है? वसंत में फूल खिलने से, वसंत क्या है? वसंत ऋतु है। हम इसको वाक्य को इस प्रकार से सुधार सकते हैं कि वसंत ऋतु में फूल खिलने से, एक फूल ही थोड़ी खिलता है, फूलों को खिलने से कौन रोक सकता है? तो वसंत ऋतु में फूलों को खिलने से कौन रोक सकता है? आगे देखिए अगला है, दानवीर राजा ने अपना सारा धन साधुओं को बांट दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी त्रुटि है जो मैंने आपको शुरुआत में बनाई? कितने प्रकार की गलतियां हो सकती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, और ये विराम चिन्ह हो सकते हैं, लिंग, वचन, कारक। तो यहाँ पे जो त्रुटि है वो कारक वाली त्रुटि है। दानवीर राजा ने अपना सारा धन साधुओं को बांट दिया। भाई साधुओं को नहीं बांटा, साधुओं में। कई लोग यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि भाई दानवीर राजा है तो बांटेगा थोड़ी, वो तो दान कर रहा है ना। तो दिमाग कुछ लोग इस प्रकार से भी दौड़ाएंगे, लेकिन इस दिशा में आपको अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है। आपको याद करना है भाई कारक भी कोई एक चीज होती है। तो कारक पर जाइए और आपको कैसे लिखना है? दानवीर राजा ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया। साधुओं को नहीं, अपितु यहाँ पर जो उपयुक्त शब्द है वो है साधुओं में बांट दिया। तो साधुओं में बांट दिया, इस प्रकार से लिखना है, दानवीर राजा ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया। आगे देखिए अगला है, वह अपना भाग्य कोस रहा है। वह अपना भाग्य कोस रहा है या वह अपने भाग्य को कोस रहा है? क्या होगा आप खुद ही सोचिए। वह अपने भाग्य को, अपना भाग्य नहीं, वह अपने भाग्य को कोस रहा है। वह अपने भाग्य को कोस रहा है, इस प्रकार से लिखेंगे तो वाक्य शुद्ध है। अगला है, यह दुखद घटना जब कोरोना का प्रभाव चहुं ओर था तब घटी थी। तो यहां पर भी वही क्रम वाला दोष है। ये वाक्य किस प्रकार से शुद्ध होगा? यह दुखद घटना तब घटी थी जब कोरोना का प्रभाव चहुं ओर था। तो इस तरह से आप वाक्य को पुनः लिखिए, यह दुखद घटना तब घटी थी। इसको यहां से उठाइए,
तब घटी थी, ये पहले आएगा। यह दुखद घटना तब घटी थी जब कोरोना का प्रभाव चहुं ओर था। तो क्रम दोष है यहाँ पर भी, तो इसे आप सुधारें। तो इसी के साथ ही देखिए वाक्य शुद्धि की ये जो क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। बने रहिएगा, 5 साल की इस सीरीज में हम देखते रहेंगे जो भी अब बचे हुए प्रकरण है हिंदी विषय को लेकर। तो इसी के साथ ही मैं फिलहाल धन्यवाद देती हूँ, मिलते हैं एक और क्लास में।